Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2021 का नीट पेपर एंड आई वुड लाइक टू से कि नीट के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें डजंट मीन दैट हु आर प्रैक्टिसिंग केमिस्ट्री फॉर जेई और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स उनके लिए ये वीडियो नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम्हें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, राइट? यू वांट टू गेट गुड एट इट, यू वांट टू गेट गुड एट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि तुम कौन से टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इफ यू आर फोकसिंग ऑन केमिस्ट्री क्लास 11th एंड क्लास 12th, तो तुम लोग ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सीखो ना। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है ना, आंखों के सामने आ रहा है। प्रॉब्लम ये कि अटेम्प्ट करना नहीं आता है, तो वो सीख रहे हो ना, सीखो। चाहे नीट के क्वेश्चन पेपर्स में डिस्कस करूँ, चाहे जेई के करूँ। वंस आई एम डन विद नीट, मे बी 2-3 और पेपर्स के बाद मैं जेई के पेपर्स डिस्कस करूंगी। दैट डजंट मीन कि नीट वाले बोले कि अरे यार अब हम तो नहीं पढ़ रहे हैं वाला, हमने तो नीट के पेपर्स देख लिए, अब हम जेई के क्यों देखें, हम नीट के और पुराने पेपर्स देखें। नहीं, रेलिवेंट क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं ना। जेई के भी क्वेश्चंस देखो ना यार, क्या डिफिकल्टी है उसमें? केमिस्ट्री तो है, लॉजिकली तो है, अप्रोच ही तो सीखनी है। ठीक है, तो अगर मैं और कोई वीडियोस में और किसी टेस्ट के पेपर्स को टेस्ट पेपर को डिस्कस करी, दैट डजंट मीन कि तुम नहीं वो अटेम्प्ट कर सकते। बस की है वे, सबके बस की है। क्वेश्चंस है, अटेम्प्ट करना सीख रहे हैं, अच्छी बात है। एक दूसरे के टाइप के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करना सीख रहे हैं। ठीक है, शुरू करें? ठीक है जी, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1। रुको यार, ये अटका हुआ है। आई नीड अ मिनट। ये मैं एडिट कर सकती हूँ, पर मेरी एडिटिंग बढ़ जाती है यार, बहुत सारे काम होते हैं यार। पहले वीडियो का सोचो क्या बनानी है, फिर वीडियो बनाओ, फिर एडिट करो, फिर थंबनेल बनाओ। तो ये वाला पार्ट नहीं मैं एडिट करी, ठीक है? पेन चल रहा है, चल रहा है। चलो लेट्स गो। BF3 is planar and electron deficient compound. Hybridization and number of electrons around the central atom respectively are. हमें क्या दिया हुआ है? हमें उसने BF3 बोला है, प्लेनर बोला है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोला है। इसने हमें खुद काफी सारी बातें बताई हैं। अब उसने बोला है कि अच्छा ये प्लेनर है, हाइब्रिडाइजेशन बता दे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दे। प्लेनर के लिए बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो तो बढ़िया है, sp हो तो भी, क्योंकि वो लीनियर होता है इसलिए वो प्लेनर भी होता है। या फिर आगे जाए तो sp3d में 3 लोन पेयर हो या ऐसा सब, तब वो प्लेनर की कैटेगरी में आते हैं, राइट? 3 लोन पेयर हो तो लीनियर हो जाता है, ऐसे ऐसे सोचते हैं। ठीक है, लेकिन हमें उसने यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं sp3, sp2, sp3, sp2। तो sp3 तो हो नहीं सकता है। sp3 होता है 3 डायमेंशन में। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है वो प्लेनर नहीं होती है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की बात कर रही हूँ, ज्योमेट्री नहीं, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ज्योमेट्री या शेप के लिए बाद में इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, ठीक है? अब BF3 की बात करते हैं। BF3 हाफ ऑफ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेंट्रल एटम पे? बोरॉन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 3। 2s2 2p1 होता है ना, ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने मोनोवेलेंट एटम्स जुड़े हैं? 3। स्टेरिक नंबर आ गया 3, sp2 हाइब्रिडाइज्ड आ गया, बहुत बढ़िया। स्टेरिक नंबर इक्वल होता है लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स के। 3 बॉन्ड बना ही रहे तो लोन पेयर हो गए 0। तो इसका मतलब क्या है कि 3 बस बॉन्ड्स है, ट्राइगोनल प्लेनर है। अब उसने पूछा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अराउंड द सेंट्रल एटम? 2, 2 4, 2 6। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आंसर आ जाएगा 1। एक इंपॉर्टेंट बात मैं दोबारा बोल दूं, मैं पिछले टेस्ट पेपर्स डिस्कशन में भी बोला है, बट अगर तुम पहले ये वीडियो देख रहे हो, बाद में 22, 23, 24 देखोगे, तो मैं तुम्हें पहले ये बता दूं बहुत अच्छे से कि इन वीडियोस में हम लोग क्वेश्चंस अप्रोच करना सीखते हैं। अगर तुम्हें 45 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स टाइप की वीडियोस देखनी है जिसमें वो आंसर की बता रहे हैं एंड वो सोल्यूशंस बता रहे हैं, दिस इज नॉट दैट वीडियो। यू आर इन द रॉन्ग वीडियो, सर्च समवेयर एल्स। दिस इज नॉट दैट वीडियो, ओके? दिस इज हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चंस। आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपको अप्रोच करना नहीं आता, हम उस बारे में बात करते हैं कि अगर मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे क्या सोचना चाहिए, मेरा दिमाग कैसे चल रहा है, तो तुम वो सीख रहे हो। ठीक है, सवाल देखने के बाद आता तुम्हें सब कुछ है, कहाँ फंस रहे हो वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। दिस इज हाउ वी क्लियर आवर कॉन्सेप्ट ऑल्सो यहाँ पे इन वीडियोज में। ठीक, बाकी मैं चैट जीपीटी नहीं हूँ, मैं तुम्हें बस आंसर की नहीं देने आई, बात करने आई हूँ। समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस is the metal displacement reaction? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम में लिखा है, मतलब मेटल डिस्प्लेस होना चाहिए। ठीक है,
HCl में हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है, जहां तक मुझे पता है मेटल्स की कैटेगरी में तो सच परफेक्टली नहीं फिट करता है, तो आई कीप इट ऑन होल्ड, आई एम नॉट श्योर येट, क्योंकि मुझे लग रहा है हाइड्रोजन ऊपर ही तो है एल्किली मेटल्स के। हाँ वो हैलोजन जैसा भी है पर ऊपर ही तो है। ठीक है, डाउटफुल, गुड, रुक जाते हैं। लेड नाइट्रेट का डीकॉम्पोजिशन हो रहा है, कुछ रिप्लेस नहीं हो रहा है, कुछ डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, कुछ सब्सटीट्यूट नहीं हो रहा है, तो ना, नॉट दिस। अगेन डीकॉम्पोजिशन नॉट दिस। ऑप्शन 4 में क्रोमियम और एल्यूमिनियम का गेम है, एल्यूमिनियम मुझे दिख रहा है क्रोमियम को सब्सटीट्यूट कर रहा है, तो मेरे लिए मेटल का डिस्प्लेसमेंट तो यही हो रहा है। कहाँ कंफ्यूज हुई मैं? हाइड्रोजन देखे कि यार मेटल ने हाइड्रोजन को तो रिप्लेस करा है, कहीं मेटल किसी को रिप्लेस करे, ये पक्का पक्का मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो नहीं होता। एक सेकेंड, होल्ड दैट थॉट। नीचे आई, मुझे दिख गया 2 मेटल्स इन्वॉल्व है, मैंने कहा अरे आ गया आंसर। ठीक है, तो कभी कभी जब डाउट हो तो कोई बात नहीं, उसको होल्ड किया करो और आगे चला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म इज। मेटामेरिज्म दिखाने के लिए फंक्शनल ग्रुप के आसपास की कार्बन चेन्स में कार्बन यहां से या यहां से यहां जाने चाहिए। जैसे C3H6O, CnH2n प्लस, सॉरी H2NO है, CnH2NO है, C3H6O ये है। या फिर मैं एक ही पेज पे क्यों करी जा रही हूँ सब कुछ, आई हैव अनदर पेज, लेट मी गेट देयर। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, या फिर CH3 C CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे ये अगर मैं कार्बन वाला ग्रुप उठा के यहाँ ले जाऊं तो ये मुझे लग रहा है कि ये बन तो गया CH3CH2। देखो ना, देखो ना, मैं C डबल बॉन्ड O था, इसके साथ मैंने एक H छोड़ा और मैं CH2 उठा के इसके पास ले आई, तो मैम बढ़ तो गई, कार्बन यहाँ से यहाँ चला तो गया, पर बेटा ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो गया, इसलिए ये नहीं है। C4H10O, C4H10O के केस में देखते हैं, 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है। अब वो ढंग से थोड़ी बता रहा है, ढंग से थोड़ी बता रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसका अल्कोहल वर्जन लूं तो उस केस में तो मैं नहीं बोल सकती, उस केस में तो मुझे पोजिशनल आइसोमेरिज्म दिख रहा है, बट गड़बड़ कहाँ होती है? CnH2n+2O जो जनरल फॉर्मूला है, ये अल्कोहल्स के लिए भी है, ये ईथर्स के लिए भी तो है, तो मैं इसका ईथर वर्जन भी देख लूं, देख लूं। अगर मैंने ऐसा वाला ईथर बनाया तो क्या यहाँ पे मेटामेरिज्म हो सकता है? हाँ, अगर मैं इधर वाले कार्बन को यहाँ ले जाऊं तो ये ऐसा बन जाएगा, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ ये चेंज हुआ, नाम बदल गया, ये है मिथॉक्सी प्रोपेन और ये क्या है, इथॉक्सी इथेन। नाम बदल जाए तो कंपाउंड अलग है, मेटामेरिज्म इसमें है। अब यहाँ तुम्हें डाउट आएगा कि मैम ऐसे तो 4 में भी हो सकता है, वो भी तो ईथर बना सकता है। बना लो यार, मैंने बना दिया, ये ईथर बना दिया। अब मेरे को दिक्कत क्या है, अगर मैं इसको यहाँ मूव कर दूं तो इसका नाम भी मिथॉक्सी इथेन था, इसका नाम भी मिथॉक्सी इथेन है, फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो नाम अलग आएगा तभी कंपाउंड अलग है, अगर नाम सेम है तो कंपाउंड सेम है, आइसोमेरिज्म नहीं हुआ है। ठीक है जी, तो मेटामेरिज्म है आंसर, ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, pKb of dimethylamine and pKa of acetic acid are this and this respectively. The correct option for the pH of dimethyl ammonium acetate, डरने वाली कोई बात नहीं है नाम देख के, डाइमिथाइल अमीन क्या है? ये, ठीक है, एसिटिक एसिड क्या है? ये, ठीक, इसको पानी में डालोगे तो NH2 पॉजिटिव OH माइनस हो जाएगा, H प्लस OH माइनस, इससे अरे पानी से H प्लस ले लेगा, OH माइनस आसपास घूमेगा, और जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है वैसे ही। ठीक है, एसिड दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, पीके। ये जो सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट ये है, ऐसे लिखना चाहिए था मुझे,
मैं इसको उठा के इधर ले जाती हूँ। अरे यार रुक जाओ यार, मिटा के ही ले जाते हैं। अरे यहाँ से अब ये सॉल्ट है जो एक वीक एसिड और एक वीक बेस का सॉल्ट है। मुझे कैसे पता वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है? क्योंकि उसने मुझे पीकेबी और पीकेए दिया हुआ है। जब ऐसी सॉल्ट पानी में हाइड्रोलाइज करती है तो पीएच कैसे निकाला जाता है? हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू प्लस पीकेए माइनस पीकेबी करके। मैम आपको कैसे याद है? पूरी वीडियो है आयनिक इक्विलिब्रियम की, वीडियोस सारी हैं जिनमें सब कुछ समझाया भी गया है एंड ऑल्सो बाद में याद रखने का तरीका भी बताया है, ये प्लस माइनस याद रखने का तरीका। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू क्या होता है? 14 प्लस पीकेए कितना दिया हुआ है बेटा? ध्यान से देखना, पीकेए सेकेंड वैल्यू है 4.77 माइनस 3.27 क्या हो जाएगा? ये 0.5 14 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2 15.5 डिवाइडेड बाय 2 7.75 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जर्कोनियम एंड हाफनियम आर सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया बिकॉज ऑफ। मैम क्यों कर रहे हैं हम ये? डी ब्लॉक तो रहने देते हैं, मतलब सिर्फ डी ब्लॉक का ही तो क्वेश्चन है ये, रट लेंगे रट लेंगे। इस क्वेश्चन को कराने का एक लॉजिक है मेरे पास कि भाई सिर्फ सिर्फ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वर्ड मत याद रखो। गुड, तुम्हें ये याद है, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है वो यहाँ पे ना ऑप्शंस में कभी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लिख के ही ना दे, तब तुम्हें क्या ढूंढना है? तब तुम्हें क्या ढूंढना है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है, तब तुम्हें वो ढूंढना है। जो पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जो डी के इलेक्ट्रॉन्स पुअर शील्डिंग करते हैं, जिस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिस वजह से साइज कम हो जाता है ना। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब उतने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहे हैं, उतनी चीजें पास पास आ रही हैं और इस वजह से साइज कम हो रहा है। ठीक है, तो जितनी पुअर शील्डिंग उतना ही ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना ही छोटा साइज होगा। हो सकता है वो तुम्हें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ना लिख के दे, तो वो तुम्हें ऐसे कुछ बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स लिख के दे जिसमें कहीं ना कहीं ये होगा कि ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऐसा होता है कि द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड हेंस द साइज डिक्रीजेस एंड देयरफॉर ये दोनों अलग अलग ग्रुप सॉरी अलग अलग पीरियड्स के हैं, फिर भी इनका साइज सिमिलर है। इट इज बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग एंड इंक्रीज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो बात भी समझाने के लिए मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि सब जगह लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लिखा हो जो तुम्हें रटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A particular station of All India Radio, New Delhi, broadcasts on a frequency of इतने किलोहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1368 किलोहर्ट्ज इज 10⁻³ हर्ट्ज. The wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter is. अच्छा, C is equal to लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, मानोगे? ये हर्ट्स क्या है? हर्ट्स है सेकेंड इनवर्स, राइट? लैम्डा होता है लेंथ, फ्रीक्वेंसी होता है सेकेंड इनवर्स। इसलिए मुझे ये फॉर्मूला में कभी कंफ्यूजन नहीं होती क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड इनवर्स में स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होगा ये। ठीक है, जस्ट तुम्हें फॉर्मूले तक ले जा रही हूँ कि अगर भूल गए तो कैसे याद रखना है। ठीक है जी, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1368 इंटू सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स जाएगा, आ जाएगा आंसर, जो भी आएगा आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? यूनिट्स का। 3 जगह मीटर में लेकिन 1 जगह सेंटीमीटर में, इन चीज़ों का ध्यान रखना
बहुत जरूरी है। तुम्हारा आंसर मीटर में आ रहा है, अगर सारे ऑप्शन सेंटीमीटर के होते तो तुम उस मीटर से सेंटीमीटर में फिर कन्वर्ट करते, जरूर करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% बाय वेट कार्बन एंड द रिमेनिंग परसेंटेज इज हाइड्रोजन। द राइट ऑप्शन फॉर एम्पेरिकल फॉर्मूला इज। कैसे कैलकुलेट करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, कैसे समझाया? एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, सबसे पहली बात एलिमेंट्स पता होने चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन है, क्या ऑक्सीजन के चांसेस भी हैं, उसके लिए क्या पढ़ना है ध्यान से, रिमेनिंग परसेंटेजेस हाइड्रोजन, मतलब 100% में से अगर 78% कार्बन है तो बाकी बचा हुआ, बाकी बचेगा कितना, 100 में से 78% कार्बन है तो बाकी 22% कौन है, बाकी 22% हाइड्रोजन है। अब हमें अपने दिमाग में क्या सोचना होता है कि इसका मतलब है कि अगर मैं 100 ग्राम कंपाउंड लूं तो उसमें से 78 ग्राम्स कार्बन होगा एंड 22 ग्राम्स हाइड्रोजन होगा। हम खुद को ऐसे समझाते हैं, तो ये हमारे पास गिवन मास आ गया। अब मास अगर हमारे पास है तो क्या मैं मोल्स निकाल सकती हूँ, क्योंकि इन्हीं मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला देगा। मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 6.5 आ जाएगा। ये 22 है, पर ये तो सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है। पास लाने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे छोटा होता है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं, तो 6.5 अपॉन 6.5 आ जाएगा, और 22 अपॉन 6.5 करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास आएगा, 3.3 समथिंग। ठीक है जी, तो यहां तक पहुंच जाएंगे, तो इसका मतलब है एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH3। CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन। The molar conductance of NaCl, HCl and sodium acetate at infinite dilution are इतना, इतना and इतना respectively. The molar conductance of acetic acid at infinite dilution is। क्या फॉर्मूला है, क्या क्या सोचना होता है इसमें, कोलरोशियस लॉ, कोलरोशियस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालते हैं। मैं तुम्हें तरीका, फॉर्मूला मुझे पता है तुम निकाल लोगे, बस तुम्हें तरीका रिवाइज करा रही हूँ। मोलर कंडक्टेंस किसके इक्वल होता है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ द अनायनिक पार्ट प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ द केटायनिक पार्ट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब मुझे इनके सम के इक्वल लाना है, मेरे पास ये दोनों आ जाएंगे तो मेरे पास इसकी मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी। NaCl कौन कौन बनाता है, Na+Cl माइनस, HCl बनाता है H+Cl माइनस, और सोडियम एसिटेट बनाता है एसिटेट आयन और सोडियम आयन। तो अगर मेरे को फाइनल में दिस प्लस दिस चाहिए तो इसका मतलब है कि मैं ये वाली स्पीशीज और ये वाली स्पीशीज की मोलर कंडक्टेंसेस ऐड करूं तो आंसर आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों स्पीशीज की मोलर कंडक्टेंसेस ऐड करूं तो मतलब मैं क्या क्या ऐड कर रही हूं, तो मतलब मेरे पास ये तो आ रहा है पर मेरे पास एक NaCl की एक्स्ट्रा और एडेड आ रही है ना। मेरे पास एसिटिक एसिड प्लस NaCl आ रही है अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो अगर मैं किसी तरीके से NaCl माइनस कर पाऊं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मतलब मुझे NaCl की मोलर कंडक्टेंस इसमें से माइनस करनी है, तो ये निकालने के लिए मैं ऐड क्या करूंगी, HCl की, सोडियम एसिटेट की, और उनमें से माइनस करूंगी NaCl की। अब ध्यान से देखना, जल्दीबाजी में गलती क्या करोगे, ऑर्डर याद रखना, NaCl की ये है, HCl की ये है, और सोडियम एसिटेट के लिए ये है। ये जल्दीबाजी की गलती होती है, मत करना। HCl, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा बेटा, बात समझानी थी मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक्फोरीन। ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, गलती बताती हूँ पहले क्या होती है। तुम ना इसके अकॉर्डिंग चलने लगते हो, उसमें तुम करते हो टाइम वेस्ट, मत करना, मत करना। पहले अपना बना लेना, पहले
अपना बना लेना। 2,6 डाइमिथाइल डेक4ईन बनाना है, मतलब डेकेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब बनेगा तो ऐसा ही, अपने आप बना लेना। 4 मैंने डेकेन बनाया है, ईन करना है उसको, ईन करना है उसको किसी भी एक तरफ से, 4th पोजीशन पे एक, सॉरी ये मैंने अपने आप से डेकीन बनाना है। अब 1 2 3 4, चौथी पोजीशन पे डबल बॉन्ड ले आई, मैं ले आई, तो मुझे दिख रहा है अभी तक तो ये सभी गलत हो गए। ऐसे करना होता है, तो आंसर आ ही गया अपने आप। चलो फिर भी बाकी चीजें कर लेते हैं। 2,6 डाइमिथाइल, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल CH3, 1 2 3 4 5 6, 6th पोजीशन पे मिथाइल। आ गया यार आंसर। अगर तुम इन सबको चेक करने लगोगे ना तो तुम टाइम वेस्ट करोगे, तुम्हें वो नहीं करना। तुम्हें किसी एक को उठाना है, उसको बोलना है तूने 10 बनाए हैं, अपने 10 बना लो बस। अब उसको बोलो 1 2 3 4, चौथी पोजीशन। चलो ठीक है, गलती से मैम यहाँ पे भी तो 1 2 3 4 है, ये 3 है वैसे। 1 2 3 4 यहाँ से बनाया उसने। ये सब जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराता है और गलती होने के चांस नहीं होते। ठीक है। व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दिया हुआ है, एसीटोन से कुछ डाला तो प्रोडक्ट बना। एसीटोन पहले पता है क्या होता है, प्रोपेनोन। अब उसको बोलो तू डाल क्या रहा है एसीटोन में। C2H5 MgBr, क्या है बेटा C2H5 MgBr? मैम ग्रिग्नार्ड, बहुत बढ़िया, मतलब कार्बन पे माइनस है, मतलब ये जो C2H5 है ये यहाँ अटैक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। देखो बेस की तरह तो नहीं एक्ट कर सकता, कोई प्रोटिक हाइड्रोजन नहीं है अपने पास, तो ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर भेजेगा। क्या कोई लिविंग ग्रुप है? अब इसने न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया है, क्या ये सब्सटीट्यूशन कराएगा या ये बस ऐड होके बैठ जाएगा? क्या कोई लिविंग ग्रुप है? देयर इज नो गुड लिविंग ग्रुप, तो ये ऐड होके बैठ जाएगा। इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को भेजा ऑक्सीजन के ऊपर, इसलिए ऑक्सीजन पे आ गया माइनस, और ये खुद जाके यहां बैठ गया। अब ये जो O माइनस है इसके आसपास MgBr मंडराएगा, क्योंकि Mg पे 2 + Br पे माइनस, तो इसको एक O माइनस का सहारा है। अब एडिशन हो गया तो बाद में इसने पानी ऐड जरूर करा होगा, इसने प्रोटोनेशन करी, हमें मिला ये। अब तुम्हें जिंदगी की दिक्कत बताती हूँ कि इसके बावजूद तुम्हारा आंसर गलत क्यों होगा। तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन समझ आ गया, तुमने इस क्वेश्चन में क्या क्या एस कर लिया है। तुम्हें ये पता है कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तुम्हें ये पता है कि यहाँ पे एडिशन होगी, फिर भी तुम्हारा आंसर गलत होने के चांस क्यों है? क्योंकि तुमने इसको एज C2H5 लिखा है, तो तुम नेमिंग में इसको एक कार्बन गिन सकते हो जल्दीबाजी में। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम स्टूपिड इनफ हो टू डू दैट, आई एम जस्ट सेइंग जब आप पेपर में कर रहे होते हो ना तो आप इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे होते हो कि किसी तरह यहाँ केमिस्ट्री फटाफट खत्म हो जाए, फिजिक्स पे आए, फिजिक्स पे आए, ऐसा हो रहा होता है। ठीक है, तो मैं उस चीज के लिए बता रही हूँ कि कहाँ गलती हो सकती है जो नहीं करनी, क्योंकि बाद में जब ये बोलोगे ना कि यार स्टूपिड मिस्टेक थी, तो बस बुरा लगेगा अपने लिए कि ये तो आता था यार, आता हुआ गलत नहीं करना होता कभी भी। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग दी फंक्शनल ग्रुप हमें चाहिए, ये आ गया। नंबरिंग कहाँ से होगी? जहां से इसको कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4 है, तो ये क्या है? ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑल, पर हम क्या भूल रहे हैं? मिथाइल, तो ये क्या नाम है? 2 मिथाइल, बी छोटा हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नंबर बांटने के लिए मिला है, कि आपको नंबर दे देते हैं। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है ले लो भाई, VBT आती है ले लो नंबर, ऐसे कर लोगे, रट्टे मत करना। स्टेरिक नंबर से अप्रोच करना। PCl5 हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम, फॉस्फोरस है 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 मोनोवेलेंट क्लोरीन जुड़े हैं, स्टेरिक नंबर आ गया 5, हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3d। अब 5 = लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। मैं बार बार ये क्यों करा रही हूँ? क्योंकि बेटा क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं,
मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम किस में है, मिनिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम किस में है, किसकी शेप ऐसी है, किसकी शेप वैसी है, उसके लिए आपको हमेशा स्टेरिक नंबर से शुरू करना चाहिए। मैं करूंगी ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे ही अटेम्प्ट, मैं अपने रट्टों पे नहीं जाऊंगी, मुझे पता है कि इसको कैसे अप्रोच करना है, मैं वैसे अप्रोच करूंगी। 5 सिग्मा बॉन्ड बना रहे, ये तो मैं तुम्हें लिख के दिखा रही हूँ, तुम पेपर में इतना लिखोगे थोड़ी, तुम फटाफट खुद से पूछोगे ना, हाँ 5 बॉन्ड बना रहे हैं तो लोन पेयर 0 है, इसका मतलब इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। ए का 4, या तो आंसर 2 है या तो 3 है, काट दो। हमेशा से कहा है मैच द फॉलोइंग में कोई एक ऑप्शन करते पहले, सॉरी कोई एक अटेम्प्ट करते ही पहले ऑप्शंस देखो, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी कितनी चॉइसेस बचती हैं, फिर आंसर तक पहुंच जाओगे। अगर तुम मैच द फॉलोइंग देख रहे हो जिसमें से तुम्हें 2 नहीं आते, 2 आते हैं, उन 2 में से देखो कि वो दोनों के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन बन रहा है। हो सकता है तुम्हें चारों अटेम्प्ट ही ना करना पड़े, और बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं कि वो एक ही ऑप्शन से तुम्हारा आंसर आ जाता है, तुम्हें अटेम्प्ट ही नहीं करना पड़ता। तो डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ टू मच, ठीक है। पेपर करते हुए अपने आप को पनिश मत किया करो। हाफ ऑफ सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 मोनोवेलेंट जुड़े हैं, सेरिक नंबर आ गया 6, मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, वो ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है। अब देखते हैं, 6 के 6 बॉन्ड बना रहे तो ऑक्टाहेड्रल है, सेकंड का 3, चलो जी अभी भी 2 3 चल रहा है। BrF5 हाफ ऑफ ब्रोमीन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6, 5 मोनोवेलेंट जुड़े हैं, 6 आ गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन अगेन, 5 सिग्मा बॉन्ड बना रहे तो एक लोन पेयर है, sp3d2 प्लस 1 लोन पेयर है। फटाफट बना के देख लो ना, दिख जाएगा स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर पिरामिडल है, थर्ड का 1, आंसर पहुंच चुके हो तुम। BF3 अभी थोड़ी देर पहले करा है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। देखो DNF ब्लॉक में ऐसा होता है कि तुम्हें भूल जाता है, बहुत ज्यादा याद करना है, और ठीक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेक्स यू देयर, इट इज मेमोरी बेस्ड दैट वे, ठीक है। लेकिन ये जो ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयंस है, दे आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मोस्ट ऑफ देम आर नॉट कलरलेस, कलर्ड आयंस होते हैं यार, ट्रांजिशंस होते हैं उसमें, ठीक है। तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ इथेन इज। कॉन्फॉर्मर्स कितने होते हैं, मैं किसी को भी उठाओ, कितने कॉन्फॉर्मर्स बना सकती हूँ मैं उसके, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कितने बना सकती हूँ मैं किसी के भी, इनफाइनाइट होते हैं टोटल, ठीक है, किसी के भी। अब इथेन की बात कर रहे हैं, तुम्हें एक्लिप्स्ड पता है और स्टैगर्ड पता है और ये सब पता है। डायहेड्रल एंगल ऑफ द लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर, लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर क्या होगा, जिसमें सब एक दूसरे के सामने ही सामने ही है, मतलब एक्लिप्स्ड फॉर्म, और एक्लिप्स्ड फॉर्म में डायहेड्रल एंगल होता है 0 डिग्री, ठीक है जी। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ गैस। अभी 2022 के पेपर में भी एक क्वेश्चन था, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कैसा होगा, बॉयल्स लॉ फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मतलब मोल्स फिक्स्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स्ड जब होता है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो मतलब इसका ग्राफ, अगर मैं P वर्सेस V बनाऊंगी तो इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होना चाहिए, पर अगर मैं P वर्सेस 1/V बनाऊंगी तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। 1/V के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V के इनवर्सली है, तो मतलब P वर्सेस V का ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, एंड P वर्सेस V का ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता। आंसर या तो 2 है या तो 3 है, अब सोचना है 2 है या 3 है। अब टेम्परेचर का खेल देखते हैं, कैसे सिखाया था ये क्वेश्चन मैंने, अभी 2022 वाले पेपर में भी सिखाया यार, या 23 वाले में होगा। अब मैं वो टीचर थोड़ी जो रटूंगी कि भाई कौन से ईयर में आया, मेरे को नहीं रटना है, मुझे समझाना है, समझना समझो। अब देखते हैं कि हायर कौन सा होगा, 600 400 200 या 200 400 600, तो ये तो पक्का 400 है, ठीक है। अब देखते हैं ये 200 है या ये 200 है। फिक्स्ड अगर मैं वॉल्यूम कर दूं, इन सब पोजीशंस के लिए वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो अगर वॉल्यूम फिक्स्ड हो तो मुझे पता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो मतलब ये अगर P3 है, ये T3 है, इस T2 टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे प्रेशर P2 आ रहा है, T2 टेम्परेचर पे,
और ये T1 टेम्परेचर पे प्रेशर P1 आ रहा है, मान लो ऐसे प्रेशर बढ़ रहा है, ये प्रेशर सबसे हाईएस्ट है तो ये टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होगा। आंसर है ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Acid strength increases in the order given as HF, HCl, HBr, HI. As the group size of the elements increases down the group, the bond strength decreases, so the acidic strength increases. क्या ये सही बात है? Yes. हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल होता है, क्लोरीन का 2p ऑर्बिटल होता है। हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल होता है, क्लोरीन का 3p बहुत मोटा बना दिया, 3p ऑर्बिटल होता है। हाइड्रोजन का 1s होता है, ब्रोमीन का 4p होता है, और हाइड्रोजन का 1s होता है और आयोडीन का 5p होता है। ओवरलैप सबसे अच्छा किस में होगा? इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ये होगा, और HI का वीकेस्ट बॉन्ड होगा, जो वीकेस्ट बॉन्ड होगा वो सबसे इजीली टूट जाएगा, और इस वजह से ही एसिडिक ऑर्डर का यही ऑर्डर होता है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, फॉर अ रिएक्शन A to B, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा H दिया हुआ है बेटा -4.2, and enthalpy of activation is this. करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल बनाना है। हाँ जी, क्या लगता है तुम्हें कैसे बनेगा ये? अगर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स में क्या रिलेशन है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स ग्रेटर होगा, लेस होगा, इक्वल टू होगा, कैसा चल रहा होगा गेम? अगर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब रिएक्टेंट्स थे, रिएक्ट करा, प्रोडक्ट बना, एनर्जी रिलीज हुई। रिलीज हुई का मतलब है कि अगर पहले एनर्जी इतनी थी तो कुछ रिलीज हुई तो एनर्जी कम हो गई, कम हो गई। इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होनी चाहिए, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होनी चाहिए, जो मुझे यहां दिख रहा है। लॉजिकल क्वेश्चन था, दिखने में बड़ा क्वेश्चन था, 2 मिनट में हो जाता है। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज HBr है। दिल कहेगा कि HBr को देखते तो मैम ने बताया था, अरे इसको तोड़ना यार H+ और Br- में, फिर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो H+ को लेंगे, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, वगैरह वगैरह। ऑसम, वो बिल्कुल सही चीज थी, बट यहाँ पे पेरोक्साइड भी है, और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कटायन के थ्रू तो होएगा ही नहीं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था। खराब प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, क्या याद रखना था? खराब प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट इस केस में। और खराब प्रोडक्ट क्या होगा कि जो कम स्टेबल हमारे दिमाग में चीज बनती वो हमारा फाइनल आंसर है। खराब प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, दैट्स हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन। अरे बना लो डरो मत। 3 4 5 2-ब्रोमोपेंटेन। अब पूरी तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन से पेंट 2 इन बनना है, वो कह रहा है 1 2 3 4 5 1 2 पेंट 2 इन बन रहा है। सुनो सुनो, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब जिस कार्बन पे हैलोजन है उधर से हैलोजन जाए, और जो पड़ोसी कार्बन है उधर से हाइड्रोजन जाए। दो चॉइसेस है, दो चॉइसेस है। अगर इधर वाला हाइड्रोजन गया तो इधर डबल बॉन्ड आएगा, और अगर इधर वाला हाइड्रोजन गया तो इधर डबल बॉन्ड आएगा। उसने बोला है अच्छा वाला प्रोडक्ट बना है, मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अच्छा प्रोडक्ट, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल होती है,
है ना, ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उसमें। लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन मेजर नहीं है, 1 2 3 4 5 नहीं मेजर नहीं है ये अच्छा प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट बना है, इसका मतलब सेडजेफ रूल फॉलो हो रहा है। अगर गंदा प्रोडक्ट वो बोलता है ना पेंट 1 इन बना है, तो हम उसको बोलते हैं हॉफमैन रूल से, वो यार खराब प्रोडक्ट तेरा मेजर बना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 grams of glucose in 250 ml of water. Glucose in 250 ml of water, urea 250 ml of water, sucrose 250 ml of water, decreasing order of osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? राइट, जितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो मैम जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, अच्छा अगर स्पीशीज टूट रहे हैं तो उनमें हम आई भी कंसिडर करते हैं, पर ये सब जो है इनके लिए आई की वैल्यू 1 होगी, वेंट ऑफ फैक्टर, तो वो सेम है। अब मैं तुम्हें जल्दीबाजी बताती हूँ, ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, पर मैं तुम्हें वो बता रही हूँ जो मैंने गलती होते हुए देखा है। एंड नॉट बिकॉज वो बच्चे स्टूपिड थे, नॉट बिकॉज कि उनको कॉन्सेप्ट नहीं आते थे, बट बिकॉज द एग्जाम प्रेशर, the fact to trying and completing the exam as soon as possible plus using the formulas everything, there's so much going on in your head। ठीक है, उनको लगा 10 ग्राम 250, 10 ग्राम 250, 10 ग्राम 250 इक्वली तो कॉन्सेंट्रेशन है, तो प्रेशर तो इक्वल होंगे। वन ऑफ द ऑप्शन वॉज इक्वल वाला, पता नहीं ये वाले में मुझे क्यों नहीं इक्वल वाला दिख रहा, बट ऐसे चलो मैंने 3 को ही खराब कर दिया, इक्वल। ठीक है, वन ऑफ द ऑप्शन वॉज इक्वल वाला, तो नॉट इन द मेन एग्जाम, द क्वेश्चन दैट आई गिव। तो उनको लगा कि यार प्रेशर इक्वल ही होना चाहिए, वन ऑफ द गलतीज। तो जो पेपर बना रहा होता है ना उसको ये बात पता होती है। अब यहाँ ऐसा क्यों नहीं आई डोंट नो, बट पता होनी चाहिए कि ये गलती हो सकती है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हो जाएंगे 10 अपॉन इसका मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इसके, नंबर ऑफ मोल्स इसके, तीनों की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएंगी। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है बेटा यहाँ पे, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालनी चाहिए, टाइम वेस्ट होगा। नंबर ऑफ मोल्स पहले केस में निकालोगे ऐसे, फिर तुम उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज निकालोगे, बताती हूँ ना कहाँ गलती करोगे। 10 अपॉन 180 डिवाइडेड बाय 250 इंटू मैम 1000 मुझे याद है क्योंकि मुझे लीटर में लिखना है। तुम ये कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, तुम सेकंड निकालोगे, तुम थर्ड निकालोगे, यू विल स्पेंड गुड 1.5 मिनट्स ऑन इट, राइट, 1 मिनट मान लेते हैं। ये क्वेश्चन और जल्दी हो सकता है। कैसे? मेरे को ये पता है कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। ठीक है, मैं तुम्हें एक पैटर्न दिखाती हूँ, ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज। ठीक, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, गिवन मास। मोलर मास क्या होता है यूरिया का? 60 होता है, करेक्ट है। डिफरेंस दिख रहा है, फर्क का है बस इनके मोलर मास में। मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना था यार, मेरे को ये दिख रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, बस ये लॉजिक है, बाकी सब चीजें सेम है। तो जिसका मोलर मास ज्यादा उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम आएगी पक्का, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम आएगा। तो सबसे कम मोलर मास जिसका है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आएगी, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा आएगा। सबसे कम मोलर मास इसका है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा आएगी, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा आएगा, फॉलोड बाय ग्लूकोज, फॉलोड बाय सुक्रोज। आई डिडंट हैव टू सॉल्व इट, करते हैं सॉल्व। अगेन वो पैनिक, वो एकदम से ऐसा दिमाग नहीं चलता कि मे बी आई डोंट हैव टू, एंड यू डोंट हैव टू, बाकी सब चीजें सेम है। इट वॉज जस्ट मोलर मास, कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे हमें मैच करना है। there's a trick I want to tell you।
ट्रिक टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। अनपेड इलेक्ट्रॉन से आता है मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि वही उसके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को बताता है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 ये हो सकता है, तो तुम लिखना 1 2 3 4 5 6 खा जाना, बिकॉज खा जाना 7 8 9 9 9, क्योंकि 10 नहीं लिख सकते ना यार। ये है मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू। तुम्हें वो रूट्स कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगी भाई। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 हुआ तो तुम्हारा आंसर आएगा 1 इंटू 1+2 बोहर मैग्नेटॉन विच इज √3 बोहर मैग्नेटॉन विच इज 1.7 समथिंग। तो तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं है। क्या याद रखना, 1 2 3 4 5 7 8 9 9 9। तो अगर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 1.7 आएगा, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो अप्रोक्सीमेटली 2.8, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 3.9, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो 4.9, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो 5.9 अप्रोक्सीमेशंस काम आएगी। तो तुम्हें बस अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं यहाँ पे। आयन है, ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे +3 आएगी। अब +3 के बाद ये कैसा दिखेगा, अरे ये सब चाहिए नहीं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। हाँ जी, +3 में आयरन 3d5 हो जाएगा, 3d6 4s2 होता है तो 3d5 हो जाएगा। अब 3d5 हो जाएगा, Cn है, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन सोचनी है इसमें, तो या तो ये sp3d2 होगा या तो d2sp3 होगा। मैंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पे VBT पे पूरी वीडियोस बना दी है, देख लेना, बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत मेहनत से सिखाया, देख लेना। Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो अंदर के 2d इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करेगा, तो अंदर के 2d लेगा, अंदर के 2d ले लेगा और इनको करा दिया पेयर, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब 1.7 आना चाहिए, तो 1.73 आ गया। ए का आंसर है 4, तो ए का 4, दो ऑप्शन है हमारे पास, ना 1 नहीं ना 4 है। आगे चलते हैं। अगर Fe+3 में और H2O इनकमिंग लिगेंड है, एक्वा लिगेंड है, तो 3d5 है ये, पर एक्वा लिगेंड है। अब एक्वा लिगेंड तो वीक लिगेंड है, वो तो नहीं करा पाएगा पेयरिंग, और अगर वो नहीं करा पाएगा तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 5.9 होगी, 5.92 आ गया आंसर। बाकी करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर तुम्हारा मन तरस ही रहा है कि अरे अरे करा ही दो यार, तो Fe+2 में अगर होगा तो 3d6 होगा, 3 4 5 6, ये रहा भाई FeCN6 4-, ठीक है। इसको यहाँ पेयर करा देगा Cn-, इसको यहाँ पेयर करा देगा टू गेट d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सब पेयर हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है जी, ओके है। तो यहां से ये ट्रिक से जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, थैंक्स बोल देना ट्रिक के लिए। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स होते हैं। O2- में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन अगर सिर्फ O होता तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते, 2- है तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो मैंने क्यों सीधा 3 ऑप्शन से शुरू किया, क्योंकि मुझे जो आता है, जो मुझे श्योर है कि कम कैलकुलेशन वाला है, मैंने उसको अटेम्प्ट करा और मैंने उसको यूज कर लिया, तो ये तो पक्का है, ये आंसर नहीं हो सकता। Na+Mg2+, Na+ 10 इलेक्ट्रॉन्स, Mg2+ 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये चारों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, ये भी आंसर नहीं है। अब इन पे आते हैं। आयरन 2+ में होता है 3d6, Mn2+ में होता है 3d5, ये है न्यप, आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट ऑप्शन इज। यार इतना गैस एक्सपैंड होती है जब जब उसका वॉल्यूम बढ़ता है, जब वो एक्सपैंड होती है तो उस पर्टिकुलर केस में उसकी एंट्रोपी 0 कैसे हो सकती है, एंट्रोपी चेंज, सॉरी चेंज तो होगा, एंट्रोपी तो बढ़ेगी, केओस बढ़ता है, डिसऑर्डर बढ़ता है, एक्सपैंड हो रही है, एंट्रोपी बढ़ेगी, तो डेल्टा इज टोटल तो 0 नहीं हो सकता है, तो या तो ऑप्शन 1 आंसर है या तो 4 है। अब देखते हैं, आइसोथर्मल कंडीशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी 0 है, एंड डेल्टा यू हमें पता है NCV डेल्टा टी होता है। एक सेकेंड, अगर ये 0 है तो ये भाई साहब भी 0 होंगे, आंसर आ जाएगा 1, ऐसे सोचना है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे,
द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलर एसिटिक एसिड इज इतना. What is the dissociation constant of acetic acid? What is dissociation constant? क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में? ये भाई साहब है क्या ये अल्फा है? नहीं, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, के ए होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट. यहाँ पे दो चैप्टर्स की बात हो रही है. यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इक्विलिब्रियम की बात हो रही है. आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सब मिलेगा तुम्हें ग्रुप पे, सॉरी चैनल पे. मैंने एडिट करी चैनल पे. ठीक है, शुरू करते हैं. द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोलर एसिटिक एसिड इज 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ओके, लैम्डा दिया हुआ है मुझे. और मुझे कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है. फाइन. अब मुझे इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यूज भी दी हुई हैं. किस किस की? H+ की और एसिटेट आयन की. अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो मुझे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसकी मिल जाएगी वैल्यू. एंड मुझे क्या पता है? मुझे पता है अल्फा होता है लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट. इस क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग पता है क्या बना सकते थे हम? कि इसी में ये वैल्यूज ना देख के वो NaCl जो हमने अभी क्वेश्चन देखा सोडियम एसिटेट और HCl के दे दे, कि वो इसमें तुम्हें कोलरोशियस भी लगवाए और फिर उस कोलरोशियस से तुम लैम्डा इनफाइनाइट कैलकुलेट करो. लैम्डा उसने दिया है, अल्फा आ जाएगा तो Ka आ जाएगा. यहाँ से अल्फा आ जाएगा 20 अपॉन जो भी ऐड करके आ रही है 400. अल्फा की वैल्यू आ गई. अब आ जाओ अपने इक्विलिब्रियम पे. इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.007. कुछ नहीं. 1 माइनस अल्फा तो ये बनेगा C अल्फा, ये बनेगा C अल्फा. एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा? C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दूसरा प्रोडक्ट रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/2 होता है 0.5, तो ये 0.05 होगा. तो हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं 1 के रिस्पेक्ट में टू मेक इट ईजियर फॉर अस. तो 0.007 इंटू अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर. सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इस चीज के आसपास. ठीक है, अटेम्प्ट ऐसे करना है. ठीक है जी. तो इन क्वेश्चंस के थ्रू हमने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने सीखे. हमने पिछले पेपर का मेजर पोर्शन भी देख लिया. हमें ये समझ आ गया किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और वो हमें कहाँ कंफ्यूज कर सकता है. मैं फिर से बता रही हूँ, वो नॉट करेक्ट, करेक्ट, नॉट ट्रू, ट्रू, इन तरह के क्वेश्चंस को देख लेना. मैच द फॉलोइंग करते हुए कोई भी एक मिल जाए तो पहले ऑप्शंस पे जाना. ठीक है. एंड ऑल्सो फिजिकल केमिस्ट्री अटेम्प्ट करते हुए याद रखना प्लीज, यूनिट्स का खेल बहुत ज्यादा होता है. आपने आंसर निकाल लिया पर आपने जिन यूनिट्स में निकाला है क्या उसने भी ऑप्शंस में उन्हीं यूनिट्स में दिया है, या उसने मैग्नीट्यूड वही रखा, उसने यूनिट्स चेंज कर लिया आपके साथ खेलने के लिए. ये चीज़ों का ध्यान रखना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 2020 के पेपर के साथ. आई विल सी यू. बाय. ए हाँ, सब्सक्राइब करवा लेना यार अपने दोस्तों से, लोगों से प्लीज़. बाय.